नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉप 50 एमसीक्यू, जो इसका चैप्टर 6 है, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। तो एक एक करके इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन की विधि से ही एक जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न कर पाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम अपने प्रजाति को बनाए रखें। मतलब जो हमारा जो जैसे हम हैं तो हमारा जनरेशन बाई जनरेशन बढ़ते जाता है, वही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रजाति का निरंतरता बनाए रखना। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि जनन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। मतलब जो जनन के जो प्रक्रिया होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से होता है। तो इसका फर्स्ट कौन सा प्रक्रिया का नाम क्या है? तो पहला है अलैंगिक, दूसरा है लैंगिक। इसमें हम जानते होंगे कि अलैंगिक में बस एक जीव चाहिए और लैंगिक जनन में कितना चाहिए? दो जीव, नर और मादा दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अलैंगिक जनन में संतान कैसी होती है। अभी बताएं कि अलैंगिक जनन में बस एक युग्मक भाग लेती है, तो किसके समान होते हैं? तो अपने जनक के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेता है। अभी बताएं कि अलैंगिक जनन मतलब एक ही जनक भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि अमीबा में जनन की विधि होती है। अमीबा में जनन की विधि कैसे होती है? तो द्विखंडन से। द्विखंडन कहने का मतलब उसी का अपना जो शरीर, जैसे मान लीजिए कि अमीबा है, इसमें ये न्यूक्लियस होता है, तो यहीं से वो क्या होता है, आधा भाग पहले क्या होता है न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस होता है ये दो भागों में बंटता है। फिर दो भागों में बंटने से फिर एक जीव अलग बन जाता है। तो यही द्विखंडन की विधि से होता है। एक ही जीव से वो दो भाग में बंट करके दो जीव का निर्माण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। जैसे ईस्ट में अलैंगिक जनन ही होता है तो किस विधि द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुकुलन। मुकुलन कहने का मतलब जैसे कोई कोई ये जीव है तो इसके ऊपर भाग से कोई नया जीव बनता है, ये भाग फिर टूट करके फिर दूसरा जीव बनाता है। तो ये यहाँ से जो टूट करके जो बनता है ये मुकुलन की विधि से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा जनन करता है। बहुखंडन द्वारा कौन सा जनन जीव करता है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहने का मतलब मान लीजिए ये कोई सा जीव है, ये जीव है, अगर हम ये जीव को ये तीन गो भाग कर दिए, तीन भाग में बांट दिए हैं, तो इसका ऊपर वाला भाग भी एक अपना अलग भाग बना लेगा। ये जो नीचे भाग है, ये नीचे भाग भी एक अलग अपना जीव बना लेता है, अपना पूरा शरीर है। बीच वाला जो भाग है ये भी अपना ऊपर का भी शरीर बनाएगा, नीचे का भी शरीर। तो इसको हम तीन भाग बांटे हैं तो ये तीन जीव बन गया है। ऊपर वाला भाग भी अपने नीचे का पूरा शरीर लाता है, नीचे वाला भाग भी अपना ऊपर का पूरा शरीर, और बीच वाला भी ऊपर नीचे दोनों का। तो यही होता है बहुखंडन। तो ये कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो पता है लैंगिक जनन में कौन होता है? नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी। तो ये कितने हो गए? तो दो हो गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मानव में नर युग्मक को क्या कहते हैं। नर युग्मक को यानी कि नर युग्मक में क्या बनता है? तो नर युग्मक में शुक्राणु बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मानव में मादा युग्मक क्या कहलाता है। मतलब मादा युग्मक में क्या बनता है? तो क्या बनता है? अंडाणु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि निषेचन का सही अर्थ क्या है। निषेचन का सही अर्थ क्या होगा? कि मतलब जो शुक्राणु जो बनता है, शुक्राणु और ये अंडाणु, ये दोनों जब मिल जाता है तो ये दोनों के मिलने की से क्या बनता है? निषेचन। निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद ही क्या होता है? गर्भाशय में भ्रूण होता है। भ्रूण से ही वो बढ़ते बढ़ते जब वो 9 मंथ हो जाता है तब वो बच्चा होता है। तो यही प्रक्रिया जो शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलने का प्रक्रिया जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर व मादा युग्मक का संलग्न। फिर नेक्स्ट है कि मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है। तो अभी बताए निषेचन कहाँ होते हैं? फैलोपियन नलिका में होता है, उसी को हम ऑप्शन नंबर सी बोल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है? अभी यहाँ पे बताया कि जब ये निषेचन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? भ्रूण बनेगा। तो भ्रूण बनता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो यहीं पे हम बताए थे कि जो भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? सारा गर्भाशय में होता है। कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? हाँ यहीं पे था। तो कहाँ होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया कि लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है। इसका मुख्य लाभ क्या होता है? कि इसका मुख्य लाभ होता है कि आनुवांशिक विविधता होता है। जैसे कोई इंसान है, उसका उसका जो बच्चा सेम टू सेम उस प्रकार तो नहीं हो सकता है, उसमें क्या होता है? थोड़ा थोड़ा अंतर आता रहता है, वो आनुवांशिक विविधता होता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागन का अर्थ क्या है। परागन का अर्थ क्या होता है? ये परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, यानी कि जो फूल में जो होता है, फूल में जो प्रक्रिया होता है जनन का, वही कहलाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पुष्पीय पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग में निषेचन के बाद वो भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद जब 9 महीना तक उसका पूरा डेवलप होता है, उसके बाद वो जो बाहर आता है वो बच्चा कहलाता है। लेकिन उसी प्रकार पौधों में जो ये होता है निषेचन होने के बाद वो क्या बनता है, तो वो वो क्या बनता है, फल बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों में बीज का निर्माण किससे होता है, तो किससे होता है, बीजांग से होता है। किससे हो जाए, बीजांग से होता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन अलैंगिक जनन के बारे में सही है। अलैंगिक जनन में एक जनक होता है, तो 2 जनक आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये लैंगिक जनन में होता है। संतान में विविधता अधिक होती है, बताई थी, वो एकदम जनक के समान होता है, जैसा उसका जनक है उसी समान होता है। तो ये भी नहीं होगा, संतान जनक के समान होता है। हाँ, ये सही है, इसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि पुष्पीय पौधे में परागकण कहाँ बनते हैं। पुष्पीय पौधे में परागकण कहाँ बनता है, पुंकेसर में बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि परागन कितने प्रकार का होता है, तो परागन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला होता है स्वपरागन, दूसरा क्या होता है, परपरागन। फिर नेक्स्ट है कि स्वपरागन का अर्थ क्या है। स्वपरागन कहने का मतलब कि जैसे एक पेड़ है, तो वो पेड़ का जो पुंकेसर होता है उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी, एक ही पुष्प में परागन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पर परागन में परागकण कहाँ से कहाँ जाता है। हम बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई फूल है, फूल पे आकर के तितली बैठी, तो उस पे क्या चिपक जाता है, उसके पंख पे अगर पुंकेसर चिपक गया, फिर वो उसी फूल के, मतलब जिस प्रकार अगर मान लीजिए वो गेंदा का फूल है, तो वो उसी गेंदे के फूल पे दूसरे पेड़ पे, तो वहां पर के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा भी, तो वो क्या कहलाता है, पर परागन कहता है। लेकिन सेम फूल है तो वही पर परागन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परागन का साधन नहीं है। तो बताए थे हवा से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है, कीट कहने का मतलब जो भी जैसे तितली उतली बैठती है, लेकिन जड़ से तो कभी नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि निषेचन के बाद बीजांग किस में परिवर्तित हो जाता है, तो बीज में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि पुष्पीय पौधे में भ्रूण का निर्माण किससे होता है। भ्रूण का निर्माण युग्मनज से होता है। किससे होता है, युग्मनज से होता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन का उदाहरण है। कौन सा लैंगिक जनन का उदाहरण है, तो मानव। कौन सा है, मानव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलैंगिक जनन का मुख्य दोष क्या है। अलैंगिक जनन का मुख्य दोष क्या है, अधिक समय लगता है लैंगिक जनन में, नहीं, विविधता नहीं होती है, सही बात, विविधता हाँ इसमें नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन में विविधता का कारण क्या है। विविधता का कारण क्या होता है, तो डीएनए का पुनर्संयोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मानव में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। तो हम लोग नर जनान अंग में देखे हैं कि वृषण में किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु में ऊर्जा प्रदान करने वाली संरचना कौन सी होती है। तो शुक्राणु में कौन ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणु कहने का मतलब जैसे इस प्रकार जो शुक्राणु रहता है, फिर इस प्रकार मान लीजिए ऐसे शुक्राणु रहता है, तो इसमें ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो ये वाला भाग ऊर्जा उसको प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा, मध्य भाग। कौन सा भाग करता है, मध्य भाग। फिर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। मानव में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि मानव में मासिक धर्मचक्र का औसत समय कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 28 दिन तक। कितने दिन तक, 28 दिन तक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि मासिक धर्मचक्र किस चरण में अंडोत्सर्जन होता है, तो किस, तो 14वें दिन पे होता है। बताए थे फैलोपियन नलिका में कब पहुंचता है, 14वें दिन में फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ धारण के बाद भ्रूण गर्भाशय की दीवार की किस प्रक्रिया द्वारा जुड़ता है। किस प्रक्रिया द्वारा जुड़ता है, तो आरोपण विधि से जुड़ता है। किस विधि से, आरोपण विधि से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा गर्भ निरोध का प्रक्रिया है। गर्भ निरोध का कौन सा प्रक्रिया है, तो सुरक्षित क्या है, अवधि विधि से होता है, जिसमें हम लोग को पता रहता है कि जब वो 14 दिन पर फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं, तो इससे पहले जो प्रक्रिया होता है, तो वो प्राकृतिक प्रक्रिया होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि
कंडोम गर्भ निरोध की किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? तो बाधा विधि। फिर अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना? नहीं। जनसंख्या बढ़ाना नहीं हो सकता है। स्वस्थ मातृत्व, तो हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? कौन सा यौन संचारित रोग है? तो दिया गया मलेरिया, टाइफाइड, एड्स, तपेदिक, तो इसका क्या हो जाएगा? एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एड्स का रोग का कारण होता है, मतलब एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें दिया गया एड्स के कारण क्या होता है? HIV वायरस। कौन सा वायरस होता है? तो HIV वायरस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक हार्मोनल विधि है? तो कौन सा है? तो क्या होता है? गर्भ निरोधक गोली, जो हम दवा के रूप में लेते हैं, पिल्स के रूप में लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCD कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है? तो कहाँ लगाया जाता है? गर्भाशय में लगाया जाता है, ताकि जो शुक्राणु आए वो वहीं पे क्या हो जाता है? मर जाता है। तो फेलोपियन नलिका तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नसबंदी का उदाहरण कौन सा है? तो नसबंदी का उदाहरण क्या है? वास्कोटॉमी, जो पुरुष में किया जाता है, वेस्कोटॉमी, उसी को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्या है? ट्यूबरेक्टॉमी किस में संबंधित है? तो ये किस में होता है? महिलाओं में होता है। तो किस में होता है? महिला में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यौन संचारित रोग से बचाव का सबसे सुरक्षित साधन कौन सा है? तो सुरक्षित साधन क्या होता है? तो कंडोम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन कौन प्रदान करते हैं? जो गर्भाशय में, जो निषेचन के बाद जो गर्भाशय में जाता है भ्रूण, तो उसको कौन पोषण प्रदान करते हैं? तो अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अपरा यानी कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या करता है? मतलब पोषण एवं गैसों का आदान प्रदान करना। कि जो जैसे जो भ्रूण जो होता है उसको पोषण, और जो उसको सांस लेने में जो ऑक्सीजन चाहिए उसको प्रदान करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनन अध्याय का मुख्य महत्व क्या है? जनन अध्याय का, जो हम जनन चैप्टर पढ़ते हैं, वो उसका मुख्य महत्व क्या है? कि प्रजाति का निरंतरता करना। तो यहीं पे हम लोग का टॉप 50 MCQ कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, बाय।